गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज ये क्लास 10th के फिजिक्स का ये पहले चैप्टर का, यानी कि इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने इसी चैप्टर के कुल 40 प्रश्नों को देखा था, और आज हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जो इस 40 के बाद यानी कि प्रश्नों को देखते हैं। इसमें कुल 100 प्रश्न हैं। तो आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। 40वां प्रश्न देखते हैं इसका। और कल यहाँ तक 40 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था और इसका वीडियो भी अपलोड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं आज के लिए, यानी कि 41वां प्रश्न होगा हमारा कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है, ये बताना है। तो देखिए, उत्तल दर्पण के द्वारा जो है कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। और बड़े द्वारा के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंदु बिंब स्थित है जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। गोलीय विपथन के कारण अन्य प्रतिबिंब बनेंगे। ये बताना है कि गोलीय विपथन के कारण अन्य प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। तो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेंगे तथा दर्पण के पीछे बनेंगे। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? हमने कल भी बताया था कि F बराबर देखिए, इसमें बताया गया था कि F का मान जो होता है F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ से आप यहाँ से देखिए निकालेंगे, अगर हम ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हो जाएगा कि जो R का मान होगा वो 2F के बराबर होगा। तो आप इसी में से देख सकते हैं R बराबर 2F, ये पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है यही इसका सही जवाब है। यानी कि R की जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसी नहीं, यहाँ पे होना चाहिए कि किस दर्पण से, ये यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए, वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण में बनता है। यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी बनता है लेकिन बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, और इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न है कि किसी बिंब का यानी किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए, अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है कि वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है जब ये फोकस उसका है अगर, और ये इसका ध्रुव है। तो जब हम किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में जब हम रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, और वो जो है कि वस्तु से बड़ा होता है और आभासी भी होता है। देखिए, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हम जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है कि सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाता है। अगर अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर उसे खिसका दिया जाएगा तो प्रतिबिंब कितना खिसक जाएगा? देखिए, इसका सही जवाब इसमें होगा कि वो भी 5 सेंटीमीटर के हिसाब से खिसक जाएगा। देखिए, इसका अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष के समानांतर आपतित कराया जाता है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी किरणों को प्राप्त कर परिवर्तित करता है, तो समतल द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका सही जवाब होगा कि काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, देखिए फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा झुकाव किस किरण का होता है? तो देखिए, ये इसमें ऑप्शन है कि बैंगनी रंग का जो झुकाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसका विचलन ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट है कि तैलीय कागज़ होता है। तैलीय कागज़ किस तरह से काम करता है? तो तैलीय कागज़ जो होता है एक पारभाषक के रूप में काम करेगा, यानी कि पारभाषक में प्रकाश का कुछ ही अंश जो है कि वो कागज़ से बाहर जा सकता है। 32वां इसका 52वां प्रश्न है कि किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा है? हमेशा उसमें सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसा जो है कि स्थिति जो होगा, या तो वो समतल दर्पण होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा। इन दोनों ही दर्पण में आपका प्रतिबिंब जो है कि सीधा प्रतीत होगा। और नेक्स्ट है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है कि उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और सीधा भी बनता है। देखिए, -4 यानी कि देखिए इसमें अगला प्रश्न है
कि -4 डायोप्टर यानी कि क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो जब 4 डायोप्टर उसका फोकस दूरी है तो इसकी जो फोकस दूरी है अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखिए इसमें जो P का मान होता है यानी कि लेंस की क्षमता होती है 1/f के बराबर होती हैं, क्योंकि इसका पावर जो है वो 4 है। तो यहाँ पे जब हम इस 4 को रखते हैं यानी कि जब हम या f का मान जब निकालते हैं तो ये हो जाता है 1/p। तो इस तरीके से जब हम f का मान निकालेंगे 1/p तो यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। देखिएगा 1/4 तो ये कितना हो जाएगा 0.5 यानी कि ये मीटर में होगा। इसका मतलब है कि ये चूँकि 0 सेंटीमीटर में होगा, ये 0.25 सॉरी मीटर होगा। और इसको जब हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो इस तरीके से हमारा ये 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है कि उसे निर्गत कोण कहा जाता है। और समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है यानी कि सीधा होता है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण कैसा है। प्लस में जो कि देखिए इसकी फोकस दूरी से ही आपको ध्यान देना है, इसमें 20 से कोई मतलब नहीं है। फोकस दूरी इसमें देना है कि धनात्मक है। तो देखिए उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है इसमें उत्तल दर्पण। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, यह अगला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है। तो देखिए विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न इसकी चाल होगी। और अगला प्रश्न है, देखिए स्नेल का नियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। तो स्नेल का नियम का जो गणितीय रूप होता है कि जो म्यू का मान होता है वो sin i और sin r के बराबर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। म्यू का मान होता है यानी कि sin i = sin r का मान जो होता है म्यू के बराबर होता है। और नेक्स्ट है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। इसमें बताना है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है, इसको टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। और स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, ये अगला प्रश्न है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए प्रिज्म का इस्तेमाल होता है। प्रिज्म जो है कि श्वेत प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। और किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसका मान क्या होता है। तो देखिए इसमें सही जवाब इसका है कि sin i और sin r के बराबर होता है, sin i/sin r। नेक्स्ट है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसमें से देखना है कि इसमें से क्या सही है। देखिए f का मान जो होता है वो r/2 के बराबर होता है। ये कई बार ये प्रश्न आ चुका। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो किसके बराबर होता है। देख लीजिए अगला प्रश्न है यहाँ से। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है देखिए वो किसके बराबर होता है। तो इसमें v/u के बराबर होता है। और नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। देखिए इसमें फिगर दिया हुआ है कि ये अवतल दर्पण है और इसका ये मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आ रही हैं तो इसमें है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आती हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस दूरी से गुजरती हैं, यानी इसका मतलब होगा कि f से गुजरेंगी। और इसमें अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती है। किस में मुड़ जाती हैं, हवा से कांच में। यहाँ पे देखिएगा यानी कि हवा से कांच में जा रही है, यानी कि यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सघन और विरल माध्यम का कंसेप्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि अभिलंब के निकट जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हवा से जो है कि कांच में जाती हैं तो हवा विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। और जब किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वो अभिलंब के निकट से गुजरती हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। तो ये प्रिज्म से संभव है, इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और अगला प्रश्न है कि देखिए उसमें 69 इसका प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयुक्त होता है, यानी कि कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है या किस दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। तो इसमें देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और अगला प्रश्न है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण मुड़ जाती हैं। इसमें बताना है कि जब कोई किरण जो है कि वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो मुड़ जाती हैं। किधर मुड़ जाती हैं,
तो इसमें देख लीजिए कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण जाएगी तो विरल से सघन में जाएंगी तो अभिलंब के से दूर जाती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन बी होगा। इसमें 70 का भी सही है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण, सॉरी ये विरल माध्यम से है ना, यानी कि यहाँ पे देखिए विरल माध्यम से जब सघन में जाएंगी तो वो जो है कि अभिलंब की ओर जाएंगी। इसका सही जवाब इसमें ए होगा, यानी कि बी नहीं होगा। इसमें गलती से हमने बता दिया। विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएंगी तो वो अभिलंब की ओर जाएंगी, यानी कि अभिलंब के निकट से। और किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए 50 सेंटीमीटर है इसकी, तो उसकी फोकस दूरी जो होती है वो कितने के बराबर होंगी। तो इसकी इसमें ऑप्शन है यानी कि +2 होगा। यानी कि अवतल दर्पण का जो उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। और किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण कौन सा है, तो हमेशा जो है कि वो समतल दर्पण होगा, यानी कि वस्तु को कहीं भी रखते हैं तो वो उसके बराबर ही प्रतिबिंब बनाता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देखिए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेंस के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं होता है। इसका सही जवाब है पीतल का प्रयोग नहीं करते हैं। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। इसमें से देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताना है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं ना इसमें। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के ही 2 नियम होते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं, तो देखिए लेंस में 2 तरह का मुख्य फोकस होता है, यानी कि एक f1 होता है और एक f2 होता है। और इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि 76वां प्रश्न है कि f फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए इसका सही जवाब इसमें से क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है और देख लीजिए। इसमें से सही इसका जवाब है कि वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या पर बनेगा। और इसका अगला प्रश्न है कि निर्देशांक जो चिन्ह परिपाटी होती हैं उसके अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्या होती हैं। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और इसमें अगला प्रश्न है कि जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है। देखिए अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जब रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वो वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। जबकि मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है कि वो अनंत पे बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। इसमें होगा कि वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक उल्टा तो होगा ही, लेकिन इसमें देखिए मुख्य फोकस के बीच जब रखा जाएगा तो वो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है कि एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। जब उसकी फोकस दूरी है तो जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी दुगनी होती है, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण, यानी कि जो अग्रदीप होता है, यानी गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब साइड मिरर के रूप में जो है कि उत्तल दर्पण यूज होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है हमेशा जो है कि सीधा बनता है। इसमें देख लीजिए, इसमें सीधा वाला जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि काल्पनिक बनता है तथा बिंब की अपेक्षा बिल्कुल सीधा बनता है। इसमें सीधा बनता है और छोटा बनता है। इस तरीके से इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन सी होगा। और इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होगा। इसका सही जवाब है कि वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा और दर्पण के आगे बनेगा। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस जो होता है, देखिए उत्तल लेंस जो होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि इसका उत्तल लेंस जो है वो बीच में मोटा होगा और किनारों पर इसके किनारे पतले होते हैं, बीच में मोटा होता है, यानी कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ये सही है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। देखिए इसमें सही जवाब इसका क्या है, तो इसमें सही जवाब है कि उत्तल लेंस जो है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। और किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे उसको। इसमें
फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर उसको रखना पड़ेगा इस तरीके का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन बी होगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की परिघटना को प्रदर्शित करता है। कौन सी प्रकाश की परिघटना को वो प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव जो होता है तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन को ये प्रदर्शित करता है। और इसका अगला प्रश्न है कि वायु में कांच की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु में जो कांच की चाल हैं वो क्या होंगी? तो देख लीजिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए होगा, यानी कि ज़्यादा होंगी। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है, देखिए इसमें वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती हैं, तो इसका सही जवाब है कि इसमें कम होती हैं, क्योंकि इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती हैं? तो देखिए इसमें फोकस लेंस ये पूछ रहा है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती हैं, तो इसमें उत्तर लेंस जो है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी ली जाती है। यहाँ से बताना है कि बिंब की दूरी कहाँ से ली जाती हैं, दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी कहाँ से ली जाती हैं। तो ये जो है कि बिंब की दूरी जो ली जाएंगी वो ये ऋणात्मक होती हैं। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती हैं? तो इसका सही जवाब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती हैं। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस माध्यम में होता है ये बताना है। देखिए कांच में प्रकाश की चाल जो है कि वो न्यूनतम होंगी। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती हैं? देखिए उत्तल दर्पण इसका सही जवाब है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वो धनात्मक होती हैं। और यहाँ दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज यानी कि जो प्रिज्म है उसमें निर्गत कोण विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 डिग्री हैं, तो आपतन कोण क्या होगा? तो देखिए इसमें जो आपतन कोण होता है वो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वो 50 डिग्री के बराबर होगा। और एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, उसका जब क्षमता दिया है प्लस में एक डायोप्टर है तो उसकी क्षमता जो है कि वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होंगी। और नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती हैं। वस्तु कहाँ रखी जाएंगी ताकि उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब आवर्धित बनेगा? तो इसमें देखिए सही जवाब इसका है कि यानी कि फोकस और लेंस के बीच में रखा जाएगा उसको। और नेक्स्ट है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होंगी? तो इसका सही जवाब है कि वो अपरिवर्तित रहेगी। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये ऐसा अपवर्तन के कारण ये भ्रम पैदा होता है कि तालाब की जो गहराई होती है या बाल्टी की जो गहराई होती है पानी रखने पर वो कम प्रतीत होती हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिनिरीक्षक होता है, बताना है कि कौन सा लेंस होता है। इसमें देखिए इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। और एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो देखिए प्रिज्म में कुल 3 सतह होते हैं। और इसका आखिरी प्रश्न है कि किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो आपतन कोण जो होता है वो अपवर्तन कोण के बराबर होता है। और इस तरीके से ये आज के बाकी के ये 60 प्रश्न होंगे जो हमने देखा। और इसका वीडियो इसके पहले का भी 40 प्रश्नों का जो वीडियो है पहले अपलोड किया जा चुका है, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जा करके। और क्लास 10 साइंस के नाम से इसका प्लेलिस्ट है, आप उसे वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं।